दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। इस वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया था? तो उत्तर है रूजवेल्ट ने। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है प्रतिवर्ष 12 सितंबर को दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा या कलेक्टिव सिक्योरिटी का प्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया था? तो उत्तर याद रखिएगा 1950 में। वर्ष 1950 में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के तहत सामूहिक सुरक्षा का प्रथम प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा वर्ष प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? तो उत्तर है वर्ष 1968 को। दोस्तों आप जान लीजिए कि वर्ष 1968 में मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तेहरान में संपन्न हुआ था और इसमें कुल 84 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में ही वर्ष 1968 को प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूडीएचआर का पूर्ण विस्तार क्या है? आपको बताना है। तो ऑप्शन है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यानी आप जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का सार्वभौम दिवस। तो देखिए दोस्तों, यूडीएचआर यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यानी मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, ये यूडीएचआर का पूर्ण विस्तार है। अगला प्रश्न है, हर वर्ष मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो उत्तर है दोस्तों प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। और आप जान लीजिए कि वर्ष 1946 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी और एक तिथि याद रखिएगा 10 दिसंबर 1948 के दिन मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा जारी की गई थी और इस घोषणा के कारण ही 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितनी धाराएं हैं? तो याद रखिएगा 111 यानी 111 धाराएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को महासभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? तो ये तिथि है 10 दिसंबर 1948 और इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन दोस्तों 10 जून 1946 को कहाँ पर? लंदन में हुआ था। अगला प्रश्न है, सभा, परिषद, सचिवालय और कार्य समूह तथा पहरुआ समितियां में कौन सा सीटों का एक अंग नहीं है? तो उत्तर है सभा। दोस्तों सभा जो है ये सीटों का एक अंग नहीं है। सीटों क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का सैन्य गठबंधन है। 8 सितंबर 1954 को क्षेत्रीय सुरक्षा संगठन के रूप में सीटों की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में महासभा की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा चार्टर के 11वें अनुच्छेद में दोस्तों महासभा यानी जनरल असेंबली की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को किस सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था? तो ये था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन।
तो याद रखिएगा दोस्तों, जून 1945 में आयोजित सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत, ताइवान, यूके तथा ब्राज़ील में से आपको बताना है कि कौन सा देश यूएन के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। तो आप जान लीजिए, यूएन के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य जो है वो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम है। और आप जान लीजिए दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन और फ्रांस शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या नहीं है। तो देखिए, अंतरिक्ष को जीतना और इस पर शोध करना संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य नहीं है। और आप जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों में युद्ध रोकना और शांति स्थापित करना, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति सम्मान जगाना और क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी कब बना था। तो ये 1946 में बना था दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। देखिए, कथन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और कारण है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। तो आप जान लीजिए कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। आप जान लीजिए दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के संबंध में सही कथन क्या है। तो ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार नियमों से संबंधित है और इसका मुख्यालय यानी WTO का मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। आपको बताना है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। तो सही उत्तर है 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नेतृत्व को अधीनस्थों के लगन और विश्वास के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली प्रबंधक की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया है। तो एक विचारक हैं कुटूज और दूसरे विचारक हैं ओडोनेल। तो देखिए, कुटूज और ओडोनेल ने नेतृत्व को यानी लीडरशिप को अधीनस्थों को लगन और विश्वास के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रबंधक की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य कौन थे। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते ने राज्यों को पहली बार ग्रीन हाउस उत्सर्जन कटौती पर वैश्विक रूप से बाध्य किया है। तो ये है क्योटो प्रोटोकॉल 1997। दोस्तों पहली बार सदस्य राष्ट्रों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करने के लिए वैश्विक रूप से बाध्य किया है क्योटो प्रोटोकॉल ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका, रूस, जापान और इसराइल में से भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता हस्ताक्षरित किया है किसके साथ। तो ये जापान के साथ हुआ है। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस के क्या लाभ हैं। तो ये सरकार को और अधिक उत्तरदायी बनाता है, इससे लेन देन के खर्चे में कमी आती है और इससे सरकार और नागरिक के बीच विश्वास निर्माण में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। देखिए, कथन है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनना चाहता है। कारण है कि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। दोस्तों आप जान लीजिए कि कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, बुतरस घाली के शांति के एजेंडा में क्या शामिल था। तो याद रखिएगा, पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग और पीस मेकिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप जान लीजिए कि बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं और इनके शांति के एजेंडा यानी एजेंडा फॉर पीस में पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग और पीस मेकिंग शामिल था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और उत्तर कोरिया में से आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तो उत्तर कोरिया दोस्तों दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के सदस्य जो है संगठन का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, मूलतः संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो मूल रूप से ये सदस्य संख्या 11 थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः आप देखिए तो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर मुख्यतः शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्टिन कैपलान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के कुल कितने मॉडल या प्रतिमान होते हैं? आपको बताना है। तो आप जान लीजिए, मार्टिन कैपलान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के या इंटरनेशनल सिस्टम के कुल 6 मॉडल या प्रतिमान होते हैं। अगला प्रश्न है, मार्टिन कैपलान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सिद्धांत के 6 प्रतिमानों में जो है विभाजित किया है, वो प्रतिमान कौन कौन से हैं? तो आप जान लीजिए कि इसमें शक्ति संतुलन व्यवस्था, शिथिल दो ध्रुवीय व्यवस्था, दृढ़ द्विध्रुवीय निकाय, सार्वत्रिक कार्यकर्ता निकाय, सोपानी अंतर्राष्ट्रीय निकाय और इकाई निषेधाधिकार वीटो यानी यूनिट वीटो सिस्टम शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर कितने राष्ट्रों ने 26 जून 1945 को हस्ताक्षर किए थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में कितने राज्यों ने? तो ये 50 राष्ट्र से दोस्तों इन्होंने हस्ताक्षर किया था। और आप जान लीजिए, सरकार के गठन के बाद पोलैंड ने 15 अक्टूबर 1945 को चार्टर पर हस्ताक्षर किए और इस तरह संयुक्त राष्ट्र के प्राथमिक संस्थापक सदस्यों की संख्या 51 थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके प्रारंभिक सदस्य राष्ट्रों की संख्या कुल कितनी थी? तो ये था 51। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र आम सभा यानी जनरल असेंबली द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया गया था किस वर्ष को? तो 1970-80 के दशक को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, एशिया का कौन सा भाग दुनिया की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? तो ये है मध्य एशिया। और आप जान लीजिए, मध्य एशिया को दुनिया की छत कहा जाता है और इसकी स्थिति जो है वो तिब्बत के पठार में पामीर के पठार की है। पामीर को दोस्तों दुनिया की छत कहा जाता है। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण कथन है, देखिए, जब तक मार्गेंथाउ के सिद्धांत का प्रभाव बना रहेगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में कोई प्रगति संभव नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये है बेनो वासरमैन का कथन है। बेनो वासरमैन ने द साइंटिफिक प्रेटियंस ऑफ प्रोफेसर मार्गेंथाउस थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स में लिखा है कि मार्गेंथाउ का सिद्धांत निरपेक्ष और अप्रामाणिक आवश्यकतावादी नियमों पर आधारित है। मानव प्रकृति संबंधी धारणा और अनुमानों पर आधारित धारणा मार्गेंथाउ के सिद्धांत को अवैज्ञानिक बना देता है। अगला प्रश्न भी एक कथन है दोस्तों, किसने कहा है कि शक्ति का प्रयोग करने वाले और जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है, इन दो तरह के राष्ट्रों के बीच का मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनैतिक शक्ति है? तो ये कथन हैंस जे मार्गेंथाउ का है और मार्गेंथाउ की प्रसिद्ध कृति है पॉलिटिक्स एमंग नेशंस। इसमें उन्होंने लिखा है कि किन्हीं दो राष्ट्रों के पारस्परिक संबंध की वह स्थिति जिसमें एक राष्ट्र स्वभावतः दूसरे राष्ट्र की इच्छानुसार कार्य करने लगता है, शक्ति के स्वरूप को स्पष्ट करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया था? तो उत्तर है 1976 से 1985 के दशक को संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया है। अगला प्रश्न है, देतांत शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो याद रखिएगा, देतांत एक फ्रांसीसी शब्द है, यानी ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तनाव में कमी। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देतांत को दो तरह से परिभाषित करता है। इसके अनुसार राज्यों के बीच तनावपूर्ण संबंधों का अंत और राज्यों के बीच मित्रतापूर्ण समझ की स्थापना को देतांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकमात्र देश जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहरण किया है?
तो ये है इंडोनेशिया। और आप जान लीजिए कि शीत युद्ध के दौरान इंडोनेशिया को सोवियत संघ का समर्थक माना जाता था। 21 जनवरी 1965 को इसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता त्यागने की घोषणा कर दी थी और इसका प्रमुख कारण था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में न चुना जाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को अस्थायी सदस्यता उसकी किस योग्यता के आधार पर दी गई है? तो उत्तर है पूर्व सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को अस्थायी सदस्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन सा नेता प्रमुखतः जिम्मेदार रहा है? तो उत्तर है, आप जान लीजिए, गोर्बाचेव। दोस्तों, मिखाइल गोर्बाचेव ने 1980 के दशक में जो है सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में पदभार संभाला और गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधार और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया और इसी कारण से गोर्बाचेव को दोस्तों सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख नेता माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत सोवियत संघ शांति मैत्री और सहयोग संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा है। आप जान लीजिए कि वर्ष 1971 में भारत सोवियत संघ शांति मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। अगला प्रश्न है, हित समूह या प्रेशर ग्रुप्स या इंटरेस्ट ग्रुप ये कहाँ पाए जाते हैं? तो हित समूह या प्रेशर ग्रुप, जिसको इंटरेस्ट ग्रुप भी कहा जाता है, दोस्तों ये सभी देशों में पाए जाते हैं, चाहे वो लोकतांत्रिक देश हो, पूंजीवादी देश हो या फिर सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था। हित समूह या इंटरेस्ट ग्रुप सभी जगह पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्गेंथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो उत्तर है राजनय या कूटनीति या डिप्लोमेसी। तो याद रखिएगा, मार्गेंथाउ राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने के लिए शक्ति को महत्वपूर्ण साधन मानता है, लेकिन वह शक्ति के अंतर्गत सैन्य शक्ति को शामिल नहीं करता है। और आप जान लीजिए कि दोस्तों मार्गेंथाउ का मानना है कि राजनय के माध्यम से राष्ट्रीय हितों को प्राप्त किया जाना सबसे उत्तम साधन है। अगला प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी से अलग होने वाला प्रथम देश कौन था? तो ये है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया परमाणु अप्रसार संधि से अलग होने वाला पहला देश है और दिसंबर 1985 में वह इस संधि में शामिल हुआ और जनवरी 2003 में इस संधि से अलग होने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, स्टीवन रोजन और वाल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो ये है नेतृत्व यानी लीडरशिप। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरोपियन एकता आंदोलन का जनक कौन है? तो याद रखिएगा, देखिए, रॉबर्ट शूमैन। दोस्तों रॉबर्ट शूमैन को यूरोपियन एकता का वास्तुकार माना जाता है। 1948 और 1952 में फ्रांस के विदेश मंत्री रहते हुए जीन मोनेट के सहयोग से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शूमैन प्लान तैयार किया और 9 मई 1950 को प्रकाशित किया, जिसे यूरोपियन संघ के जन्म के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाटो और वार्सा के मध्य निशस्त्रीकरण संधि कब हुई थी? तो वर्ष 1990 में। और आप जान लीजिए कि नाटो और वार्सा दोनों ही सैनिक गठबंधन संधियां थीं। अगला प्रश्न कथन कारण से है। कथन है कि विदेश नीति में अधिकतम राष्ट्रीय स्वायत्तता के सिद्धांत की पुष्टि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। और दूसरा है, आप देखिए, महत्वपूर्ण कथन है, कारण है कि बगैर अपनी पहचान को खोए बिना विश्व के विभिन्न देशों के मध्य अंतरक्रिया गुटनिरपेक्षता की भावना ने की थी। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कहा जाता है क्या? तो आप जान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध को दोस्तों, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को विदेश नीति के रूप में भी
माना जाता है। वैसे ये विदेश नीति से काफ़ी अलग है, लेकिन इसको अगर हम आर्थिक नीति, सामाजिक नीति, देशी नीति और विदेश नीति में देखें तो विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो है बहुत निकटतम अर्थ देने वाला माना जा सकता है। कोई भी देश विदेश नीति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंधों का निरूपण करता है और विदेश नीति सिद्धांतों और व्यवहारों का समुच्चय है जिसके आधार पर सभी देश अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना अक्टूबर 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई थी। अगला प्रश्न है मैग्ना कार्टा किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये था वर्ष 1215 में। दोस्तों मैग्ना कार्टा इसको स्वतंत्रता के अधिकार पत्र भी कहा जाता है। किंग जॉन द्वारा जून 1215 में पारित किया गया था और कुछ कानून आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है जिसमें बिना निष्पक्ष सुनवाई के किसी को सजा नहीं दी जा सकती है और गलत तरीके से कर चुकाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कौन सा विचारक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव यथार्थवाद या नियो रियलिज्म से संबंधित है? तो उत्तर है केनेथ वाल्ड्स। दोस्तों नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद का संबंध केनेथ वाल्ड्स से है। इनकी रचना है थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसमें यथार्थवाद का विश्लेषण इन्होंने व्यवस्था सिद्धांत से मिलाकर किया है और अंतर्राष्ट्रीय संरचना का विश्लेषण करते हुए वे इसे अराजकतापूर्ण मानते हैं, जिसका तात्पर्य है कि राष्ट्र राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नैतिकता और विधि के बजाय राष्ट्रीय हितों से संचालित होती है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसने कहा है कि शक्ति के रूप में परिभाषित हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व है? तो ये कथन मार्गेनथाउ का है। मार्गेनथाउ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एमंग नेशन में शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों राज्यवाद, सामूहिक हित, सुरक्षा तथा अस्तित्व में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के यथार्थवादी सिद्धांत का अंग नहीं है? तो उत्तर है सामूहिक हित। दोस्तों राज्यवाद, सुरक्षा और अस्तित्व ये सभी यथार्थवादी सिद्धांत के भाग हैं और सामूहिक हित इसका अंग नहीं है। अगला प्रश्न है सौदेबाजी सिद्धांत का आधार क्या है? तो उत्तर है दोस्तों सौदेबाजी सिद्धांत का आधार संधि वार्ता है और इसके अंतर्गत दो पक्षों के पारस्परिक संबंध अधिकतम लाभ और न्यूनतम हानि के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन मुख्यतः किस पर आधारित है? तो उत्तर है शक्ति अथवा सत्ता की राजनीति पर। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन मुख्यतः सत्ता की राजनीति पर या शक्ति की राजनीति पर आधारित है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उन क्रियाओं का अध्ययन करता है जिसके अंतर्गत एक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए शक्ति के आधार पर संघर्षरत रहते हैं। और इसी आधार पर दोस्तों मार्गेनथाउ ने शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का साधन और साध्य दोनों माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न वैश्वीकरण को दर्शाता है क्या? राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता विलय, सूचना का बढ़ता हुआ प्रवाह और बढ़ती हुई भौगोलिक निर्भरता ये सभी वैश्वीकरण को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए मानवाधिकारों की अवधारणा विशेष रूप से किससे संबंधित है? तो आप जान लीजिए मानव होने के नाते मानव की गरिमा से संबंधित है ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकारों की घोषणा या मानवाधिकारों की अवधारणा। अगला प्रश्न है वर्तमान विश्व परिदृश्य में एक नए परिवर्तन का उदय हुआ है, वो क्या है? तो ये है दोस्तों तीसरी दुनिया की भूमिका। वर्तमान विश्व परिदृश्य में आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक मामलों में तीसरी दुनिया के देशों की भूमिका बढ़ी है और आप जान लीजिए भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका इन देशों की अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि हुई है जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन और अनेक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं इनमें भी दोस्तों इनकी यानी तीसरी दुनिया के देशों की भूमिका बढ़ रही है।
अगला प्रश्न है, शीत युद्ध या कोल्ड वार की समाप्ति का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर है सोवियत संघ का विघटन। दोस्तों, शक्तिशाली सोवियत संघ जो है ये विचारधाराओं के संघर्ष में पूंजीवादी देशों से उलझा रहा और विश्व को साम्यवादी देशों से उलझा रहा और विश्व को साम्यवादी ढांचे में ढालने की सनक ने शीत युद्ध को जन्म दिया। और शीत युद्ध एक वैचारिक युद्ध था जो कि पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट के बीच में हुआ था। लेकिन सोवियत संघ जो है ये 1991 में इसका विघटन हो गया और सोवियत संघ को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए शीत युद्ध के समाप्ति की घोषणा करनी पड़ी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित निर्णयों में संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, किन किन कारणों में या किन किन निर्णयों में? तो याद रखिएगा, शांति और सुरक्षा, नए सदस्य राज्यों का प्रवेश और बजट संबंधी मामले में सामान्य सभा में या जनरल असेंबली में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ILO, यूनेस्को, यूनिसेफ और UNDP संगठनों में से कौन सा शांति की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है? तो ये है यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। और देखिए, प्रथम विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन कब हुआ था? ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप जान लीजिए कि प्रथम विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन जो है ये कब हुआ था? तो आप जान लीजिए 1932 यानी 1932 में प्रथम निशस्त्रीकरण सम्मेलन जिनेवा में हुआ था। और इस सम्मेलन में 60 देशों के प्रतिनिधियों ने बड़ी सेना और नौसैनिक बल बनाए रखने वाले सभी देश इसमें शामिल थे और सम्मेलन का उद्देश्य हथियारों को कम करना और सीमित करना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिक्स देशों में कौन कौन से शामिल हैं? तो आप जान लीजिए BRICS। तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये ब्रिक्स देशों के जो है समूह में शामिल हैं। और आप जान लीजिए दोस्तों, ब्रिक की स्थापना 2009 में हुई थी। ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर ब्रिक की स्थापना की थी। लेकिन दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिक की सदस्यता ग्रहण कर लिया, इसलिए इसका जो संगठन हो गया ये 5 देशों का संगठन BRICS हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिक्स देशों का 14वां शिखर सम्मेलन 2022 किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में जो ब्रिक्स का 14वां जो है शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शीत युद्ध वाक्यांश मूलतः किससे संबंधित था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक संघर्ष को दर्शाने के लिए शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया गया था। और दोस्तों, विशेष रूप से दो विरोधी राजनीतिक प्रणालियों वाले देश जो अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से संघर्ष के बजाय जो संघर्ष यानी विचारधारा के आधार पर स्वयं के प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, उसको ही शीत युद्ध कहा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सभी के लिए और सभी एक के लिए सामूहिक सुरक्षा का रक्षक है, ये कथन किसका है? तो ये मार्गेंथाउ का कथन है। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है? तो मानवाधिकार है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल में कितने सदस्य अस्थायी हैं? तो कंफ्यूज मत होइएगा, 5, 10, 15 ये सभी जो हैं ऑप्शन दिए गए होंगे। तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है, अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। और यदि पूछा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में जो एक समय में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये टोटल 15 सदस्य होते हैं। हालांकि 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्षों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगे आइए। कापलान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति क्या होगी? तो ये होगी द्विध्रुवीय व्यवस्था या बाइपोलर सिस्टम। ये कापलान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है?
तो आप जान लीजिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। आप देख सकते हैं रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन। दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो 5 अस्थायी सदस्य हैं। और सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं वो कितनी अवधि के लिए, तो याद रखिएगा एक बार में 2 वर्ष की अवधि के लिए ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 15, यानी 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य मिलकर कुल संख्या सुरक्षा परिषद की 15 होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, तो ये है सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठकें होती हैं तो कब होती हैं, आप जान लीजिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की बैठकें 1 वर्ष में 1 बार जरूर होती हैं। और आप जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम 1 बार अवश्य बुलाया जाता है और ये सामान्यतः सितंबर माह में न्यूयॉर्क में आयोजित होता है। और किसी असामान्य परिस्थिति में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा दोस्तों 24 घंटे के भीतर इसकी बैठक बुलाई जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आर्थिक और सामाजिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र का प्रधान अंग है, तो उत्तर है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। दोस्तों आर्थिक एवं सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रधान अंगों में से एक है। और आप याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रधान अंग हैं उसमें जनरल असेंबली यानी महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, ट्रस्टीशिप परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये दोस्तों कुल 6 अंग हैं, मुख्य अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सामान्य सभा में कौन संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग है, तो ये है सामान्य सभा या महासभा, जिसको विश्व की संसद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, तो आप जान लीजिए कि ये WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व संगठन के चार्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने प्रधान अंगों का उल्लेख है, तो ये 6 अंग हैं, आप जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण क्या नहीं है, तो आप जान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान जो है अंग है, विशिष्ट अभिकरण में शामिल नहीं है। आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रधान अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, ट्रस्टीशिप परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक परिषद। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुख्य अंग हैं, तो कुल 6 मुख्य अंग हैं यूएनओ के। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूनेस्को और सेक्रेटरिएट में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग क्या नहीं है, तो आप जान लीजिए यूनेस्को। यूनेस्को जो है दोस्तों इसका पूर्ण रूप है, देखिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और आप इसको जान लीजिए कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग या प्रधान अंग नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग क्या नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहाँ पर है, तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, चीन, रूस, जर्मनी और ब्रिटेन में से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को निषेधाधिकार शक्ति प्राप्त नहीं है, तो इसके पहले आप जान लीजिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनको ही वीटो या निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त है। तो इसमें देखिए चीन, रूस और ब्रिटेन को निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त है। चूँकि जर्मनी जो है ये सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, इसलिए जर्मनी जो है इसको निषेधाधिकार या वीटो की शक्ति नहीं है।
अगला प्रश्न है यूएन सुरक्षा परिषद में वीटो या निषेधाधिकार क्या है? तो ये है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों द्वारा नकारात्मक वोटिंग का कार्य जो है ये वीटो या निषेधाधिकार कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो याद रखिएगा 15 न्यायाधीश होते हैं। और आप जानिए दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 सदस्य होते हैं, जो ये सदस्य दोस्तों महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का? याद रखिएगा कार्यकाल इनका 9 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो 9 वर्षों का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्वाचित किया जाता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्वाचित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गणपूर्त या कोरम के लिए न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो ऐसे तो जो है संयुक्त राष्ट्र का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, लेकिन गणपूर्त या कोरम के लिए 9 न्यायाधीश होने जरूरी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ये द हेग नीदरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में है। और राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र को मुख्यतः परवर्ती रूप माना जाता है किसका? तो याद रखिएगा लीग ऑफ नेशंस यानी जो राष्ट्र संघ है उसका ही परवर्ती रूप या उन्नत रूप माना जाता है संयुक्त राष्ट्र को। अगला प्रश्न है यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1945 में। आप जान लीजिए यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी और वर्तमान में विश्व के 193 देश इस संस्था के सदस्य हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था? तो ये तिथि है 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ये न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर आधिकारिक रूप से कब लागू हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी कहाँ पर? तो दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। आप जान लीजिए कि 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुआ और इसे 24 अक्टूबर 1945 को आधिकारिक रूप से लागू किया गया था। और चार्टर में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य, दायित्व, अधिकार, भाषा, शांति स्थापना के तरीके आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर प्रथम बार हस्ताक्षर कहाँ हुए थे? तो सैन फ्रांसिस्को में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर 26 जून 1945 में अपनाया गया था कहाँ पर? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। पैकेज डील का संबंध किससे है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से है। और संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो 1994 से कार्यशील है ये न्यासी परिषद या ट्रस्टीशिप परिषद है जो कि 1994 से कार्यशील नहीं है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 वर्ष होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है? तो ये दोस्तों अगर मंथ में दिया हो ऑप्शन तो 60 वर्ष यानी 5 वर्ष होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन क्या नहीं है? तो अहस्तक्षेप जो है ये शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन था? तो ये थे त्रिगवेली। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और आप जान लीजिए कि नॉर्वे के त्रिगवेली को अस्थाई महासचिव पद पर नियुक्त किया गया था पहली बार और उन्होंने सफलतापूर्वक अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल कौन है?
तो ये हैं एंटोनियो गुटरेस। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस महासचिव ने 1992 में अपनी रिपोर्ट एन एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी थी। तो ये थे बुतरस बुतरस घाली। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बुतरस बुतरस घाली ने दोस्तों आप जान लीजिए कि इन्होंने एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यूएनओ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरेस कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित सामूहिक सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव किस प्रतिवेदन पर आधारित था? तो ये था एचिसन प्रस्ताव 1950। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ब्रेटन वुड्स समझौते द्वारा किस एजेंसी की स्थापना की गई थी? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है, नेहरू, द गाल, यासर अराफात और टीटो में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन से नहीं जुड़े थे? तो आप जान लीजिए द गाल। दोस्तों नेहरू, अराफात और मार्शल टीटो ये सभी गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए थे। आप जान लीजिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इन राष्ट्रों ने ये निश्चय किया है कि वे विश्व के किसी भी शक्तिशाली देश के साथ न तो आएंगे और न ही विरोध करेंगे। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं में प्रारंभकर्ताओं में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के द्वितीय राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो और बर्मा के प्रथम प्रधानमंत्री यूनू, इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकार्नो और घाना के प्रथम राष्ट्रपति क्वामे क्रुमाह ने भाग लिया था। और बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित नेताओं के समूह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार हैं। तो याद रखिएगा नेहरू, नासिर, टीटो। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य कौन नहीं था? तो फिदेल कास्त्रो दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, नेहरू, कर्नल नासिर, मार्शल टीटो और कर्नल गद्दाफी में से गुटनिरपेक्ष आंदोलन या निर्गुट आंदोलन का संस्थापक कौन नहीं था? तो कर्नल गद्दाफी। गुटनिरपेक्ष वैदेशिक नीति का प्रतिपादन किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रतिपादक कौन थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में। दोस्तों तत्कालीन यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सितंबर 1961 में हुआ था और इसमें 25 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और ये सम्मेलन यूगोस्लाविया के तत्कालीन राष्ट्रपति टीटो के सुझाव पर जो है आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में कितने अफ्रीकी एशियाई राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था? तो कुल 25 देशों ने। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मार्शल टीटो। भारत में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन पहली बार कब आयोजित किया गया था? तो 1983 में। एक प्रश्न आता है दोस्तों, 7वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में और ये भारत में आयोजित होने वाला पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन था। अगला प्रश्न है, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग उठाई गई थी कहाँ पर? तो याद रखिएगा बांडुंग सम्मेलन में दोस्तों नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग उठाई गई थी और बांडुंग सम्मेलन को क्षेत्रीय समस्याओं तक ही सीमित नहीं रखा गया बल्कि निशस्त्रीकरण और विश्व शांति सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन क्रमशः निम्न नगरों में आयोजित किए गए थे। तीसरा लुसाका में 1970 में और चौथा अल्जीयर्स 1973 में। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष को चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया था? तो वर्ष 2016 में। पंचशील का एक सिद्धांत क्या नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों गुटनिरपेक्षता जो है वो पंचशील के सिद्धांतों में शामिल नहीं है। पंचशील क्या है? तो आप जान लीजिए मानव कल्याण और विश्व शांति के आदर्शों की स्थापना के लिए ये विभिन्न राजनीतिक जो नियमों का संग्रह है और आप जान लीजिए पंचशील में
5 सिद्धांत शामिल हैं। पहला है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई या आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये सभी दोस्तों पंचशील के सिद्धांत में शामिल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत क्या है? तो देखिए, अनाक्रमण यानी आक्रमण न करना, हस्तक्षेप यानी एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और यथार्थवाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचशील का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जवाहरलाल नेहरू से। पंचशील की प्रस्तावना किसने की है? नेहरू ने। भारत की विदेश नीति का आधार क्या है? तो ये गुटनिरपेक्षता है। भारतीय विदेश नीति किस पर आधारित है? दोस्तों, भारतीय विदेश नीति जो है असंलग्नता यानी गुटनिरपेक्षता की नीति पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य क्या नहीं है? तो पड़ोसी देशों के मध्य शक्ति विस्तार ये है दोस्तों भारतीय विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है, जबकि पड़ोसी देशों से आपसी सद्भाव और सहयोग ये भारतीय विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम रखने के लिए कार्य करता है। आप जान लीजिए कि आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। शुरू में इसके संस्थापक सदस्यों में थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर थे। बाद में इसमें ब्रुनेई और वियतनाम इसके सदस्य बने और फिर लाओस और बर्मा यानी म्यांमार ने भी इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आसियान कब गठित हुआ था? तो 1967 में। देखिए, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, आप जान लीजिए कि इसमें म्यांमार भी जो है ये आसियान का सदस्य देश है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए कि म्यांमार जो बर्मा है वो 23 जुलाई 1997 को इसकी सदस्यता ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, आसियान यानी दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों का संगठन की स्थापना 1967 में हुई थी और थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में से कौन इस संगठन का सदस्य है? तो थाईलैंड इसका सदस्य है। आसियान के संगठन वर्ष 1967 में कुल कितने मौलिक सदस्य थे? तो आसियान की स्थापना के समय इसके कुल 5 सदस्य थे और वर्तमान में इसमें 10 सदस्य देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आसियान के जो जब संगठन बना था तो इसका उद्देश्य क्या था? तो ये था सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग। और आप देखिए, गतिविधियों के संदर्भ में दक्षेस यानी सार्क की तुलना किस संगठन से करना उचित नहीं होगा? तो आप देखिए, नाटो। सार्क जो है क्षेत्रीय सहयोग पर आधारित एक संगठन है, लेकिन नाटो एक सैनिक संगठन है। सार्क और नाटो एक दूसरे से प्रकृति में भिन्न हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश, भूटान, मॉरिशस और नेपाल में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो मॉरिशस सार्क का सदस्य देश नहीं है। दक्षेस के कार्य पद्धति का आधार क्या है? तो सभी देशों की आम सहमति। दोस्तों, आप जान लीजिए कि सभी देशों की जो आम सहमति है वो आप देख सकते हैं कि ये दक्षेस या सार्क के कार्य पद्धति का आधार है। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण संवाद का तात्पर्य क्या है? यानी नॉर्थ साउथ डायलॉग। तो उत्तर है नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का स्वप्न देखना, अमीर और गरीब देशों के बीच संवाद स्थापित करने का प्रयास करना। ये उत्तर दक्षिण जो संवाद है उसकी जो है दोस्तों उत्तर दक्षिण संवाद का तात्पर्य है। उत्तर दक्षिण संवाद का तात्पर्य क्या नहीं है? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना करना दोस्तों ये नॉर्थ साउथ संवाद का तात्पर्य नहीं है। अगला प्रश्न है, गैट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के स्थान पर 1995 में किस नए संगठन की स्थापना की गई थी? तो उत्तर है 1995 में दोस्तों
जो है विश्व व्यापार संगठन या WTO की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, वार्ताओं के उरुग्वे चक्र से किसकी स्थापना हुई थी? तो WTO की। और सामूहिक सुरक्षा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो आप देखिए, किसी एक राज्य पर किया गया आक्रमण सभी राज्यों पर आक्रमण नहीं माना जाएगा, ये सामूहिक सुरक्षा के संबंध में गलत है। सही कथन है वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, यानी एक सबके लिए और सब एक के लिए, यानी किसी भी एक राष्ट्र पर किया गया आक्रमण सभी देशों पर किया गया आक्रमण माना जाएगा और सभी एक साथ मिलकर उस आक्रमणकारी का प्रतिरोध करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सामूहिक सुरक्षा के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो उत्तर है, सभी राष्ट्र आक्रमणकारी को पहचानते हैं और एक सबके लिए और सब एक के लिए इस सिद्धांत का पालन करते हैं। अगला प्रश्न है, सामूहिक सुरक्षा की वर्तमान व्यवस्था के संबंध में सबसे अधिक किसका महत्व है? तो उत्तर है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 का। यहाँ पर देखिए, सही सुमेलन करना है। FMCT ये व्यापक विनाश के हथियारों के अप्रसार से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। ट्रिप्स का संबंध दोस्तों विश्व व्यापार से है और WSF का संबंध वैश्विक सामाजिक आंदोलन से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरोपियन यूनियन यानी EU के सदस्य देश कितने हैं? तो वर्तमान में EU के सदस्य जो हैं वो 28 हैं। सार्क देशों के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सार्क यानी दक्षेस के कुल 8 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था? तो ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। आप देखिए, शार्क या दक्षेस की औपचारिक तौर पर स्थापना कब हुई थी? तो तिथि है 7-8 दिसंबर 1985 में सार्क या दक्षेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो चीन नहीं है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में है। सार्क दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 8 दिसंबर को सार्क दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में से कौन सा देश सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो अफगानिस्तान दोस्तों ये सार्क का जो है संस्थापक सदस्य नहीं है। सार्क का स्थापना के समय 7 सदस्य देश थे। 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को बाद में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस में कुल देश कितने हैं? तो 8 देश हैं। और आप देख सकते हैं सार्क के सदस्य और प्रेक्षक देश कितने हैं? तो सार्क में 8 सदस्य और 9 प्रेक्षक देश हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्क समूह के 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को कब शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में नई दिल्ली में आयोजित सार्क शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को 8वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सार्क के सदस्य देशों के नाम बताइए। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान ये दक्षिण एशियाई देशों के सहयोग संगठन के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिन देशों को दक्षेस द्वारा ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है, तो ये चीन और ऑस्ट्रेलिया हैं। अगला प्रश्न है, सार्क के प्रेक्षक सदस्य देश कौन हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, कोरिया, म्यांमार, USA और मॉरिशस ये सभी दक्षेस के प्रेक्षक देश हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक न्याय, सैनिक शक्ति, औद्योगिक क्षमता और नेतृत्व में से क्या विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, सामाजिक न्याय दोस्तों ये जो है विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है। अगले प्रश्न में सही बताना है आपको। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963 सही है। परमाणु अप्रसार संधि 1968, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996 और भारत का पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, USA, UK, तुर्की और पाकिस्तान में से कौन सा देश सेंटो का 10 सदस्य नहीं है? तो दोस्तों देखिए, UK,
यूके, तुर्की और पाकिस्तान ये सेंटो के सदस्य में शामिल हैं। यूएसए इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी देश की विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन है? तो देखिए, राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा ये विदेश नीति के निर्धारक तत्व हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिम्स्टेक का दूसरा शिखर सम्मेलन नवंबर 2008 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये नई दिल्ली में। और बिम्स्टेक के सदस्य देश कौन से हैं? आप जान लीजिए, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल ये बिम्स्टेक के सदस्य देशों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक का सदस्य कौन नहीं है? तो स्पेन नहीं है दोस्तों। मानवाधिकारों की सार्वदेशिक घोषणा की गई थी कब? तो याद रखिएगा, मानवाधिकारों का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ये दिसंबर 1948 में किया गया था। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को अंगीकृत किया गया था। किसके द्वारा? तो ये महासभा के द्वारा। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद थे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानवाधिकार पर पहला विश्व सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, यहाँ पर मानवाधिकारों पर पहला विश्व सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के मुद्दे पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये स्टॉकहोम में। एक प्रश्न है दोस्तों, बांडुंग सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये एफ्रो एशियाई देशों का संगठन बांडुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्ति संतुलन अब आतंक के संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर अब बैलेंस ऑफ टेरर में बदल गया है। इसका कारण क्या है? तो आप जान लीजिए, शक्ति संतुलन के लिए युद्ध का प्रयोग अत्यधिक हानिकारक होगा, इसलिए शक्ति संतुलन अब आतंक के संतुलन के रूप में बदल गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनिटी फॉर पीस जो प्रस्ताव है यानी शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में कब पारित हुआ था? तो तिथि याद रखिएगा, 3 नवंबर 1950 को। आज 4 नवंबर है, लेकिन 3 नवंबर 1950 को दोस्तों शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, किसी देश के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने की शक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में दी गई है। कहाँ पर? तो ये 7वें भाग में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह संधि जिससे यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों ने एक समान मुद्रा यानी करेंसी पर, जो कि यूरो करेंसी है, उस पर सहमति दी है। तो ये maastricht संधि है। दोस्तों, शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई है? तो याद रखिएगा, शांति के लिए एकता प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की शक्ति में वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, भारत ने किन संधियों पर हस्ताक्षर नहीं किया है? तो सीटीबीटी, एनपीटी और आईसीसीपीआर इन संधियों पर दोस्तों भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य कब बने हैं? तो संघाई सहयोग संगठन ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। इसके सदस्य भारत और पाकिस्तान 2017 में बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत की विदेशी नीति की मुख्य विशेषता क्या है? तो भारत की विदेश नीति शांति की नीति है, शांतिप्रिय साधनों की नीति है और पंचशील पर आधारित नीति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय हित या नेशनल इंटरेस्ट विदेश नीति का कौन सा तत्व है? तो याद रखिएगा, निर्धारक तत्व है। भारत की विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत कब अस्तित्व में आया था? तो ये 1996 में अस्तित्व में आया था। गुजराल सिद्धांत भारत की विदेश नीति में मील का पत्थर है। इसका सूत्रपात देवगौड़ा सरकार यानी एचडी देवगौड़ा के प्रधानमंत्रित्व काल में विदेश मंत्री और बाद में प्रधानमंत्री बने श्री इंद्र कुमार गुजराल ने किया था। 1996 में तैयार गुजराल सिद्धांत के अंतर्गत ये स्पष्ट किया गया था कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश होने के कारण भारत जो सब कॉन्टिनेंट या उपमहाद्वीप के पड़ोसी देशों को स्वेच्छा से कुछ एक तरफा रियायतें दे सकता है। अगला प्रश्न है, एनपीटी और सीटीबीटी। देखिए, एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और सीटीबीटी यानी कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, इस पर भारत की स्थिति क्या है? तो उत्तर है, भारत ने इन दोनों संधियों में
किसी पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि वह इन संधियों को भेदभावपूर्ण मानता है। अगला प्रश्न है फॉली, साटलाफ और हिंस क्या हैं? तो याद रखिएगा, इस्लामिक स्टेट के आतंकियों द्वारा सितंबर 2014 में मारे गए व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है पशमर्गा और नुसरा फ्रंट क्रमशः क्या हैं? तो याद रखिएगा, पशमर्गा कुर्द और नुसरा ये फ्रंट ये असद विरोधी लड़ाके हैं। अगला प्रश्न, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इस्लामिक स्टेट नामक आतंकी संगठन के पूरे नाम ISIS या ISIL में क्रमशः आने वाले अंतिम 2 अक्षर IS और IL का अर्थ क्या है? तो उत्तर है IS का अर्थ इराक एंड सीरिया है और IL का अर्थ इराक एंड लिवांट है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। इसमें आपने TGT PGT नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण 1 लाइनर रिवीजन नोट्स को कवर किया, जिसके अंतर्गत आपने संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।